नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ राजेश मौर्य के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो जितने भी हमारे एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं उन सभी के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है। अगर आप बोर्ड पेपर की तैयारी करें जैसे फर्स्ट ईयर एग्रीकल्चर या सेकेंड ईयर एग्रीकल्चर, और अगर आप एग्रीकल्चर से संबंधित कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उन सभी के लिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। और आज जो मेरा लेक्चर रहेगा एग्रीकल्चर बॉटनी या जिसे बोले जाता है कृषि वनस्पति विज्ञान का लेसन नंबर 2, फर्स्ट जो चैप्टर है, जो बोर्ड पेपर के जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं या एग्रीकल्चर से संबंधित कम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें वनस्पति विज्ञान के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बॉटनी के, उन सभी के लिए भी ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो फर्स्ट चैप्टर में हमने आप सबको अच्छी तरीके से सेकंड चैप्टर में फर्स्ट चैप्टर में हमने आप सबको अच्छे तरीके से बता दिए थे उसमें जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं, तो उन सभी के बारे में बता। अब आज हम सेकंड चैप्टर आप सबके लिए लेकर आए हैं। तो जितने भी स्टूडेंट हमारे यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। और लास्ट में आप सभी लोग ये जरूर बताइएगा आप सबको लेक्चर कैसा लगा। तो चलिए हम देखते हैं, पहले देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या जिसे बोला था यानी MCQ बेस पे या मल्टीपल टाइप क्वेश्चन। अब देखिए इसमें दिया है अमरबेल की परजीवी जड़ें कौन सा कार्य करती हैं। यानी अमरबेल की जो परजीवी जड़ें होती है, देखो अमरबेल एक यानी परजीवी है। अब परजीवी क्या होता है, जो मतलब अपने जीवन यापन के लिए किसी अन्य पौधे पर आश्रित रहते हैं या अपने भोजन के लिए किसी अन्य पौधे पर आश्रित रहते हैं, तो उन्हें क्या बोला जाता है, परजीवी जड़ें कहा जाता है। क्या कहा जाता है, परजीवी का यानी पैरासाइट। ठीक है। अब इसमें अमरबेल की परजीवी जड़ें कौन सा कार्य करती हैं, तो अमरबेल की जो परजीवी जड़ें कार्य करती है वो भोजन का अवशोषण। पहला ऑप्शन गलत होगा, या पहला नहीं है आप सभी लोग, तो इसमें चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अमरबेल की परजीवी जड़ें कौन सा कार्य करती है, भोजन का अवशोषण का कार्य करती है। कौन सा, भोजन के अवशोषण का कार्य करती है। तो ये हो गया। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आ जाता है गांजर रूपांतरण है, यानी गांजर जो होता है मॉडिफाइड है, किसका रूपांतरण है, जड़ तना पत्ती फल फूल, तो किसका हो जाएगा, ये जड़ का। यानी गाजर किसका रूपांतरण है, जड़ का। और गाजर में भोजन कहाँ पर संचित होता है, तो जड़ों में होता है। कहाँ पर होता है, जड़ों में होता है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है शकरकंद एक रूपांतरण है, यानी जो स्वीट पोटैटो होता है वो मॉडिफाइड किसका रूपांतरण होता है, तो ये अपस्थानिक जड़ों का रूपांतरण होता है। किसका रूपांतरण होता है, अपस्थानिक जड़ों का रूपांतरण होता है। यानी ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हमारे बोर्ड पेपर प्लस कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं उसकी दृष्टि से आप सबको हम बता रहे हैं। तो शकरकंद एक रूपांतरण अपस्थानिक जड़ों का, किसका, अपस्थानिक जड़ों का। अब अगला आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4 सलजम रूपांतरण है, तो सलजम किसका रूपांतरण है, तो ये भी हो जाएगा जड़ का, हो जाएगा किसका, जड़ का। उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 5 मूली है, तो मूली भी एक क्या है, जड़ है। मूली क्या है, जड़ है। उसके बाद ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है जो कई बार पूछा गया है। अब देखिए इसमें जितने भी क्वेश्चन है कई बार बोर्ड पेपर में पूछे गए हैं, तो उसको भी आप सभी लोग जरूर याद कर लीजिएगा एक एक क्वेश्चन। दलहनी पौधों की जड़ ग्रंथियों में पाया जाता है। अब दलहनी पौधों की जड़ ग्रंथियों में क्या पाया जाता है, तो राइजोबियम। इन्हें राइजोबियम नाम, ये समझ लीजिए राइजोबियम क्या होता है, बैक्टीरिया होता है जिसका कार्य क्या होता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने का कार्य करता है। इन दलहनी फसलों की जड़ ग्रंथियों में क्या पाया जाता है, राइजोबियम, जिसका जो एक बैक्टीरिया जीवाणु होता है जिसका कार्य क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन या नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने का कार्य करता है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे। अब आप सबको हम बता देते हैं निश्चित उत्तरीय प्रश्न या जिसे बोला था डेफिनेट क्वेश्चन आंसर। तो निश्चित उत्तरीय प्रश्न में देखिए यहाँ पर दिया है कि दलहनी पौधों की जड़ ग्रंथियों में पाए जाने वाले जीवाणु का नाम है। तो पहला क्वेश्चन है दलहनी पौधों की जड़ ग्रंथियों में पाए जाने वाले जीवाणु का नाम है, तो क्या, राइजोबियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राइजोबियम। तो यहाँ पर अभी देखिए जो लास्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में हमने बताया तो वही क्वेश्चन यहाँ पर भी है। तो दलहनी पौधों की जड़ ग्रंथियों में पाए जाने वाले जीवाणु कौन सा, राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है उस पौधे का नाम लिखिए जिसमें श्वसन मूल्य या न्यूमेटोफोर बनते हैं। मतलब हमें उस पौधे का नाम लिखना है जिसमें श्वसन मूल्य या न्यूमेटोफोर बनते हैं, और राइजोफोरा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, राइजोफोरा। क्वेश्चन नंबर 2 का निश्चित उत्तरीय में तो हो जाएगा राइजोफोरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 लेग्यूमिनस पौधों की जड़ लेग्यूमिनस पौधों की जड़ें क्यों ग्रंथिल होती, यानी राइजोबियम बैक्टीरिया नामक जीवाणु के कारण। किसके कारण, राइजोबियम बैक्टीरिया नामक जीवाणु के कारण एक ग्रंथिल होती है जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने का कार्य करती है। अगला क्वेश्चन आ जाता है ग्रंथिल जड़ों में कौन से जीवाणु पाए जाते हैं, तो ग्रंथिल जड़ों में राइजोबियम नामक जीवाणु पाए जाते हैं। कौन से जीवाणु पाए जाते हैं, तो राइजोबियम नामक जीवाणु पाए जाते हैं। तो यहाँ से आपके निश्चित उत्तरीय प्रश्न है उसको भी हमने आप सबको बता दिया है।
और जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको। अब आप सबको हम थ्योरी बेस पे जो भी आपके बोर्ड पेपर में पूछा जाता है प्लस आप कम्पिटिटिव एग्जाम में कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं उन सभी को आप सबको अच्छे तरीके से बता रहे हैं। तो जितने भी स्टूडेंट हमारे इस यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। अब हम यहाँ पर चैप्टर नंबर 2 रहेगा, रूट्स फॉर्म्स टाइप्स एंड मॉडिफिकेशन, यानी जो जड़ होता है उसके आकार प्रकार एवं रूपांतर। अब देखिए इसमें पूछा जाता है सबसे अधिक कि जड़ों के प्रमुख लक्षण तथा पहचान बताइए। जड़ों के क्या क्या लक्षण होते हैं, ठीक है। तो निम्नलिखित लक्षणों के आधार पर जड़ें जो होता है इसके निम्नलिखित मतलब कई लक्षण होते हैं। अब इसमें मेन आप सबको हम बताएंगे, बाकी आप सब लोग इसको अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। अब देखिए पहला जो होता है जड़ पौधे के अक्ष का अवरोही भाग होता है। क्या होता है? पौधों के अक्ष का अवरोही, अर्थात ये जो भूमि के अंदर की ओर बढ़ता है। जड़ आप सब देखे होंगे जमीन की तरफ जाता है, क्या जमीन से अंदर की ओर बढ़ता, अर्थात जो धनात्मक भूमियाँ होती है, मतलब धनात्मक मतलब पॉजिटिव किधर किस दिशा में पॉजिटिव हो रहा तो भूमि की दिशा में, मतलब ये जमीन की तरफ बढ़ रहा है। तो जड़ जो होता है पौधे के अक्ष का अवरोही भाग होता है जो भूमि के अंदर की ओर बढ़ता है, अर्थात ये धनात्मक भूमियावर्तित होता है। सेकंड आ जाता है नंबर 2, जड़ जो होता है प्रकाश से दूर की ओर बढ़ रहा है, यानी देखोगे प्रकाश अगर ऊपर की तरफ जाएगा तो प्रकाश की तरफ, लेकिन तो जमीन से नीचे यानी नीचे की तरफ जा रहा तो प्रकाश से दूरी बढ़ाती है, मतलब प्रकाश के विपरीत दिशा में चल रही है। किंतु जल के प्रति ये विशेष मतलब ये जल, अब जल कहाँ होता है? जमीन के नीचे होता है, इसलिए जल की ओर बढ़ता है और ये जल की ओर गति करता है, अर्थात ये ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती होता है और धनात्मक जलानुवर्ती। ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती मतलब ये हो जाएगा कि ये प्रकाश के, अब प्रकाश क्या होता है ऊपर है तो ये नीचे जा रहा है इसलिए उसके विपरीत जा रहा है, और ये धनात्मक जलानुवर्ती और जल कहाँ पर है? नीचे है तो ये उसकी दिशा में जा रहा है जमीन की तरफ। तो मतलब ये प्रकाश से मतलब दूरी बढ़ाता है और ये जल के प्रति विशेष आकर्षक होते हैं, यानी अर्थात ये जल की ओर गति करता है, यानी ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती हो जाएगा, धनात्मक जलानुवर्ती हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है कि मूल मतलब जड़, जड़ों के सिरे पर एक अपेक्षाकृत कड़ी टोपी होती है जिसे हम क्या कहते हैं? मूल गोप कहते हैं। अब मूल गोप क्या होता है? यहाँ पर आप देखिए नीचे सबसे जो एक रूट बना है मूल के विभिन्न भाग जो है उसके जस्ट ऊपर आप देखेंगे मूल गोप, ये हमारा क्या हो जाएगा? मूल गोप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मूल गोप। तो ये मतलब जड़ों के सिरे पर एक टोपी जैसे संरचना, देखिए यहाँ पर एक कैप जैसी संरचना बनी है जिसे हम क्या कहते हैं? मूल गोप कहा जाता है। क्या? तो जड़ों के सिरे पर अपेक्षाकृत टोपी जैसी संरचना होती है जिसे मूल गोप कहा जाता है। अब देखिए जड़ों में क्लोरोफिल या पर्णहरिम नहीं होता है, यानी क्यों? क्योंकि जड़ें जो होती है वो कलरलेस या सफ़ेद होती है, इसलिए इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। अब देखिए जड़ों में प्रायः पर्वसंधियाँ, कलिकाएँ, संरचनाएँ आदि ये सभी नहीं होती, यानी जड़ में देखिए कि कभी उसमें डंठल या पुष्प या पत्तियाँ नहीं निकलती। तो वही है कि जड़ों में पर्वसंधियाँ तथा कलिकाएँ आदि संरचनाएँ नहीं होती। अब ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है जो कम्पिटेटिव एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि मूल रोम होते एक कोष की होती है, यानी जड़ों पर उपस्थित जो मूल रोम यानी जो रोएँ पाई जाते हैं, आप सभी देखे होंगे एक मेन जड़ रहेगा उसके बाद छोटी छोटी जो रोएँ रहते हैं। तो जड़ों पर उपस्थित जो मूल रोम यानी रूट हेयर्स जो होते हैं यूनिसेल्युलर मतलब एक कोष के होते हैं। क्या होता है? एक कोष। ये कम्पिटेटिव एग्जाम में कई बार पूछा गया कि मूल रोम होते एक कोष के होते, क्या होते हैं? एक कोष के। तो ये जड़ों के मेन लक्षण थे जो हमने आप सबको बता दिया, आप सभी लोग बाकी इसमें देख लेना कि जड़ जो होता है पौधे के अक्ष का अवरोही धनात्मक प्रकाश के विपरीत दिशा में चलता है, ऋणात्मक और धनात्मक जलानुवर्ती हो जाएगा। जड़ों के सिरों पर एक टोपी जैसे संरचना पाई जिसे मूल गोप कहते हैं। जड़ों में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। जड़ों में पर्वसंधियाँ, कलिकाएँ आदि संरचनाएँ नहीं होती है। जड़ों में उपस्थित मूल रोम एक कोष के होता है। क्या होता है? एक कोष के होता है। तो ये आप सभी लोग जरूर ध्यान रखना, ये मेन पॉइंट हो गया। अब देखिए रीजन ऑफ रूट्स, मूल के भाग या मूल प्रदेश क्या होते हैं, अब इसके बारे में आप सबको हम बताते हैं। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले आ जाता है मूल प्रदेश। आप यहाँ फिगर देख सकते हैं, अगर यहाँ पर पूछ लेगा कि मूल के भाग या मूल प्रदेश का आप सभी लोग फिगर बता, तो ये आप सभी लोग आराम से यहाँ पर देखिए परिपक्व प्रदेश हो जाएगा, मूल रोम प्रदेश हो जाएगा, दीर्घीकरण प्रदेश हो जाएगा और ये वृद्धि हो जाए। तो आप सभी लोग फिगर देख सकते हैं। अब मूल गोप क्या होता है हमने आप सबको पहले बता दिया कि जड़ों के सिरों पर एक टोपी जैसी संरचना पाई जाती है, कड़ी अपेक्षाकृत कड़ी टोपी जैसी संरचना पाई जाती है जिसे मूल गोप कहते हैं। तो फिगर से आप सभी लोग मूल गोप दर्शा सकते हैं, ठीक है। अब मूल गोप का कार्य क्या होता है? ये सिरे के रक्षक के रूप में कार्य करता है। तो अगर पूछ लेता मूल गोप का कार्य क्या होता है, तो ये मतलब रक्षक के रूप में कार्य करता है, यानी जड़ों के सिरे का रक्षक के रूप में कार्य करता है। ये टोपी स्वतंत्र सिरों से सदैव की मिट्टी से रगड़ता बचाता है, ये मतलब एक रक्षक के रूप में कार्य करता है। तो अगर मूल गोप पूछ लेगा क्या होता है, तो जड़ों के सिरों पर एक टोपी जैसे संरचना पाई जाती है जिसे मूल गोप कहते हैं। इसका कार्य क्या होता है? मतलब जड़ों के सिरे की रक्षा करना। अब देखिए यहाँ पर अगर पूछा जाता है
देखिए, जो मूल गोप होता है, अगर पूछ लेगा जलीय पौधों की जड़ों में मूल गोप के स्थान पर क्या पाया, रूट पॉकेट पाया जाता है। यानी जलीय पौधों में मूल गोप नहीं पाया जाता तो उनके स्थान पर क्या पाया जाता है, रूट पॉकेट पाया जाता है। क्या पाया जाता है, रूट पॉकेट। तो अगर पूछ लेता रूट पॉकेट किस प्रकार के पौधों में पाया जाता है, जलीय पौधों में पाया जाता है। किसे, जलीय पौधों में पाया जाता है। अगर पूछ लेगा वृद्धि प्रदेश क्या होता है, ग्रोइंग ऑफ रीजन क्या होता है, इसको हम देखते हैं। वृद्धि प्रदेश देखिए यहाँ पर आप फिगर में, ये आप सभी लोग जहाँ से मतलब जड़ों की निकलते हैं छोटे छोटे, तो ये देखिए यहाँ पर जस्ट नीचे मूललोम प्रदेश के नीचे जस्ट दिया वृद्धि प्रदेश, यानी दीर्घीकरण प्रदेश के मूल गोप के जस्ट ऊपर वृद्धि प्रदेश हो जाएगा। अब ये क्या होता है, यह भाग मूल गोप के अंदर से लेकर ठीक पहले तक की, यानी से लेकर ठीक पहले तक की लंबाई में 2 मिलीमीटर तक होता है। मतलब ये मूल गोप से ठीक ऊपर, मूल गोप जो होता है इसके जस्ट ऊपर से लेकर उसके ऊपर जो भाग होता है वो हमारा क्या होता है, वृद्धि प्रदेश होता है, ग्रोइंग अप रीजन होता है। यह मूल गोप के अंदर से लेकर ठीक पहले तक की लंबाई 2 मिलीमीटर, मतलब लगभग इसकी जो लंबाई होती है लगभग 2 मिलीमीटर होती है, उसे हम क्या कहते हैं, वृद्धि प्रदेश कहते हैं। आप समझ लेना ये मूल गोप के जस्ट ऊपर होता है, उसकी लंबाई जो होता है कितनी होती है, लगभग 2 मिलीमीटर होती है, उसे हम क्या कहते हैं, वृद्धि प्रदेश कहते हैं। तो ये जड़ों के लक्षण, मूल गोप क्या होता है, रूट पॉकेट किस में पाया जाता है, जलीय पौधों में, वृद्धि प्रदेश क्या होता है हमने आप सबको बता दिया। अब देखिए आ जाता है दीर्घीकरण प्रदेश, रीजन ऑफ इलांगेशन। ये क्या होता है, दीर्घीकरण प्रदेश या रीजन ऑफ इलांगेशन क्या होता है। तो बोर्ड पेपर में यहाँ से कोई चीज़ जरूर बनेंगे। तो रीजन ऑफ इलांगेशन क्या होता है, देखें, यह भाग वृद्धि प्रदेश से पहले होता है, यह भाग वृद्धि प्रदेश से पहले होता है। अब देखिए दीर्घीकरण प्रदेश यहाँ पर दिया है, वृद्धि प्रदेश से पहले होता है। देखिए ऊपर ही दिया क्या है, यह भाग वृद्धि प्रदेश से पहले होता है। इसकी लंबाई 5 से 8 मिलीमीटर तक होती है। इसकी लंबाई कितनी होती है, 5 से 8 मिलीमीटर तक होती है। अब ये फिगर अगर आप देख लेंगे तो आप आसानी से इस फिगर द्वारा अच्छे तरीके से बता सकते हैं। यह भाग वृद्धि प्रदेश से पहले होता है, इसकी लंबाई 5 से 8 मिलीमीटर तक होती है। इस भाग की कोशिकाओं में विभाजन नहीं होता, मतलब जो दीर्घीकरण प्रदेश होता है इसकी कोशिकाओं में कोई विभाजन नहीं होता। ठीक है, ये दीर्घी प्रदेश हो गया। उसके बाद आ जाता है रूट हेयर्स रीजन, मूलरोम प्रदेश क्या होता है, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब मूलरोम प्रदेश देखिए यहाँ पर दिया है, ये आप सभी लोग देख सकते हैं, जहाँ पर छोटे छोटे रोए निकलते हैं उसे बोला जाता है मूलरोम प्रदेश। अब मूलरोम प्रदेश क्या होता है, यह दीर्घीकरण प्रदेश के पहले ऊपर की ओर होता है, यानी ये जो मूलरोम होता है यह दीर्घीकरण प्रदेश के पहले ऊपर की ओर होता है। इस भाग की बाह्य त्वचा यानी एपिडर्मिस पर अनेक बहुत बारीक रोम या हेयर पाए जाते हैं। यानी जो आप सभी देखे होंगे जड़ों के ऊपरी भाग पे छोटे छोटे रोए पाए जाते हैं, या तो रोए या रोम पाए जाते हैं। साधारणतः 1 वर्ग मिलीमीटर प्रदेश में लगभग 200 मूल रोम होते हैं। क्या होता है, 1 वर्ग मिलीमीटर प्रदेश में अगर पूछे तो कितने, 200 मूल रोम होते हैं। और प्रत्येक मूल रोम महीन तथा एक कोष के होता है। क्या होता है, एक कोष। अब यहाँ पर पूछा जाता है कि मूल रोम के कार्य क्या होते हैं, सबसे महत्वपूर्ण पूछा जाता है। तो जल तथा लवणों के घोल को अवशोषण करना, या जल तथा खनिज लवणों के घोल का अवशोषण करना। तो मूल रोम का कार्य अगर पूछ लेगा तो जल तथा खनिज लवणों के घोल को अवशोषण कराना, ये हो जाए मूल रोम के कार्य। अब अगला आ जाता है हमारा जो महत्वपूर्ण है, टाइप्स ऑफ रूट्स या जड़ों के प्रकार। क्या हो जाएगा, टाइप्स ऑफ रूट्स या जड़ों के प्रकार। अब जड़ों के प्रकार क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। देखिए आवृत बीजी पौधों में 2 प्रकार की जड़ें पाई जाती हैं। तो आप सभी लोग ये ध्यान रखना, टाइप ऑफ रूट्स, जड़ों के प्रकार। तो आवृत बीजी जो पौधे होते हैं उसमें जड़ें 2 प्रकार की पाई जाती हैं। तो नंबर 1 हो जाएगा मूसला जड़, और नंबर 2 हमारा क्या हो जाएगा, अपस्थानिक जड़। नंबर 1 क्या हो जाएगा, मूसला जड़, और नंबर 2 क्या हो जाएगा, अपस्थानिक जड़। अब सबसे पहले हम देखेंगे मूसला जड़ें क्या होती हैं। अब देखिए यहाँ पर ये मूसला जड़ों के, देखिए ऑप्शन नंबर ए और बी 2 ऑप्शन दिया। तो 2 प्रकार की जड़ें होती हैं, ए है मूसला जड़ और बी हो जाएगा अपस्थानिक जड़। अब मूसला जड़ का आप सभी लोग यहाँ पर फिगर अच्छी तरीके से देख लीजिए, क्योंकि मूसला जड़ों में अगर बना देंगे इसका फिगर तो काफ़ी है। अब देखिए मूसला जड़ को इंग्लिश में बोला जाता है टैप रूट सिस्टम। देखिए अब मूसला जड़ क्या होता है, सामान्यतः मूल की उत्पत्ति मूलांकुर से होती है, यानी जो जड़ों की उत्पत्ति किससे होती है, मूलांकुर से होती है। इसका कहने का मतलब यही, सामान्यतः जड़ों की उत्पत्ति मूलांकुर से होती है। एक बीजपत्री पौधों में इसकी वृद्धि इत्यादि शीघ्रता से ही समाप्त हो जाती है।
इन्हीं जो जड़ों मूल की उत्पत्ति मूलांकुर से होती है। एक बीजपत्री पौधों में इसकी जो वृद्धि जो होती है वो शीघ्रता से समाप्त हो जाती है, जबकि दो बीजपत्री पौधों में यह बढ़कर प्राथमिक, प्रधान या मूसला जड़ें बनाती है। मतलब एक बीजपत्री पौधों में जो मूसला जड़ निकलती हैं वो शीघ्रता से समाप्त हो जाती है, लेकिन तो दो बीजपत्री पौधों में जो ये मूसला जड़ें निकलती हैं वो किस में रूपांतरित हो जाती है, प्राथमिक जड़ों में या प्रधान जड़ों में या मूसला जड़ बनाती है। और इस पर अनेक प्रकार की जड़ शाखाएँ जड़ निकलती है, शाखाएँ परसमूह मतलब हो जाएगा, ठीक है। और ये जड़, अब देखिए द्वितीय जड़ें या जिन्हें, बस इतना आप सभी लोग ध्यान रखिएगा कि मूसला जड़ें क्या होती हैं। तो सामान्यतः मूल की उत्पत्ति मूलांकुर से होती है। एक बीजपत्री पौधों में यह तेजी से वृद्धि करके शीघ्रता से समाप्त हो जाती है, जबकि दो बीजपत्री पौधों में यह प्राथमिक, प्रधान और मूसला जड़ बनाती है। तो ये हमारा हो गया मूसला जड़। तो ये मूसला जड़ का आप सभी लोग फिगर, मूसला जड़, प्राथमिक जड़ या द्वितीय जड़, ये सब बना लेना। उसके बाद दूसरा आ जाता अपस्थानिक जड़। क्या हो जाए, अपस्थानिक जड़, एडवेंटिटियस रूट सिस्टम। अब अपस्थानिक जड़ क्या होता है इसके बारे में हम देखते हैं। एक बीजपत्री पौधों में मूलांकुर से बनी प्रधान जड़ें शीघ्रता से नष्ट हो जाती हैं। यानी एक बीजपत्री पौधों में जो मूलांकुर से बनी प्रधान जड़ें शीघ्रता से नष्ट हो जाती है, और ये जड़ें अनेक बीजपत्रधार से निकल आती हैं। क्या होता है, अनेक बीजपत्रधार से निकल आती हैं, और ये जड़ें पतली और रेशे की तरह होती। कैसे होती, पतली, इसलिए इन्हें रेशेदार जड़ें कहा जाता है, या उत्पत्ति के अनुसार इन्हें द्वितीयक जड़ें भी कहा जाता है। किसका, रेशेदार जड़ें कहा जाता है, या उत्पत्ति के अनुसार इन्हें मतलब द्वितीयक जड़ें भी कहा। तो अपस्थानिक जड़ें, यहाँ पर आप सभी लोग देखिए, अपस्थानिक जड़ें का आप सभी लोग फिगर याद कर लीजिए, इसको बना दीजिए। अगर पूछेगा, पत्ती हो जाएगा, स्तंभ हो जाएगा, अपस्थानिक मूल हो जाएगा। तो मतलब एक बीजपत्री पौधे में मूलांकुर से बनी प्रधान जड़ें शीघ्रता से समाप्त हो जाती है, अनेक बीजपत्र बाद से निकल जाती हैं, और ये जड़ें पतली और रेशेदार होती, इसलिए रेशेदार जड़ें या फाइब्रस रूट, और ये जड़ें उत्पत्ति के अनुसार द्वितीयक जड़ें होती, उन्हें हम क्या कहते हैं, अपस्थानिक जड़ें कहते हैं। तो जड़ों के प्रकार, दो प्रकार के, मूसला जड़ और अपस्थानिक जड़, आप सभी लोग फिगर प्लस हमने इसमें जो महत्वपूर्ण पॉइंट थे हमने आप सबको बता दिए। अब हम आगे देखते हैं। अब देखिए ये महत्वपूर्ण है, पूछा जाता मूसला तथा अपस्थानिक जड़ों में अंतर। मूसला जड़ तथा अपस्थानिक जड़ों में अंतर, तो इसको भी आप सबको याद होना बहुत जरूरी है। तो देखिए मूसला जड़ का निर्माण मूलांकुर से होता है, पहला पॉइंट ये हो जाएगा, जबकि अपस्थानिक जड़ों का निर्माण मूलांकुर से ना होकर यह तने शाखा पत्ती के तल से निकलती है। मतलब जो अपस्थानिक जड़ों का निर्माण होता है तने शाखा तथा पत्ती के तल से इसका निर्माण होता है, जबकि मूसला जड़ों का निर्माण मूलांकुर से होता है। दूसरा पॉइंट, पौधों के जीवन पर्यंत या प्राथमिक मूल के रूप में बनी रहती, मतलब पौधों का जब तक जीवन रहता है तब तक ये प्राथमिक जड़ों के रूप में बनी रहती मूसला जड़ें। अपस्थानिक जड़ें, इसमें कोई भी प्राथमिक मूल ना होकर कई रेशे मूल का समूह होता, मतलब इसमें जो प्राथमिक जड़ें बनती वो नहीं रहती, इसमें रेशेदार जड़ें बनी रहती। तीसरा आ जाता है, इसका ऊपरी भाग मोटा तथा मांसल होता है, जो मूसला जड़ होता है उसका ऊपरी भाग मोटा तथा मांसल होता है, और सिरे की ओर क्रमशः ये पतला होता है। मतलब जो मूसला जड़ें होती है वो ऊपर की ओर मोटा तथा मांसल होता है, तथा सिरे की ओर क्रमशः पतली होती है। उसके बाद अपस्थानिक जड़ें, कई पतली मूल ऊपर से नीचे तक लगभग समान मोटाई की होती है। मतलब जो अपस्थानिक जड़ें होती है, अगर ये मोटी है तो मोटी ऊपर से नीचे तक मोटी रहेंगे, अगर ये पतली है तो ऊपर से नीचे तक ये पतली बनी रहे, तो ये अपस्थानिक जड़ें। उसका नंबर 4 आ जाता है, ये भूमि के अंदर बहुत गहराई तक जाती है। जो मूसला जड़ें होती है भूमि के अंदर बहुत गहराई तक जाती हैं, जबकि अपस्थानिक जड़ें अधिक गहराई तक जाती नहीं। अब देखिए इतना हमने आप सबको बता दिया जड़ों के लक्षण, जड़ें कितने प्रकार की होती हैं, दो मूसला जड़ें, अपस्थानिक जड़ें। मूसला जड़ें क्या होती है हमने आप सबको बता दिया, और अपस्थानिक जड़ें क्या होती है इसको भी, और दोनों में अंतर। अब देखिए जड़ों के कार्य, जो सबसे महत्वपूर्ण पूछा जाता है, जड़ों के कार्य, फंक्शन ऑफ रूट्स। अब देखिए जड़ों के जो कार्य होते हैं, मूल के कार्य होते हैं, जड़ों के कार्य जो होते हैं निम्नलिखित होते हैं। तो पहले आप सबको ये हेडिंग रखना कि जड़ों के कार्य कौन कौन से होते हैं। तो पहला आप ध्यान रखना स्थिरीकरण, दूसरा अवशोषण, तीसरा संवहन, और चौथा हो जाएगा विशेष कार्य। अब विशेष कार्य में हम आप सबको अभी बताते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप ध्यान रखना जड़ों के कार्य। तो जड़ों के कार्य, पहला स्थिरीकरण। स्थिरीकरण क्या होता है अब उसको बता दें। पृथ्वी पर पौधों को सही दशा में जमाए रखना इसका प्रमुख कार्य। जड़ें जो होती है वो पौधों को मतलब सीधी अवस्था में जमाए रखती है, या पृथ्वी में मतलब उसको सीधी अवस्था में खड़ी रखती, ये हो जाएगा स्थिरीकरण, मतलब वो स्थिर रखना। दूसरा हो जाता अवशोषण, भूमि से जल तथा उसमें घुले खनिज पदार्थों का ये जड़ें अवशोषण करती हैं। यानी जो
नंबर 2, पहला हमने स्थिरीकरण, तो ये पौधों को स्थिर रखती है। दूसरा अवशोषण, या भूमि से जल तथा खनिज लवणों का ये अवशोषण करती है और अवशोषण के तल को भी बढ़ाती है। और तीसरा संवहन। संवहन मतलब ये होता है कि जैसे जल तथा अन्य जो हमारे उसमें घुले हुए पोषक तत्व होते हैं उनको मतलब जड़ों से पौधों के पूरे पार्ट या पौधों के पूरे भाग में पहुंचाना। तो देखिए, अवशोषित जल तथा उसमें घुले खनिज पदार्थों को तने तक पहुंचाने का कार्य करती है। मतलब संवहन, मतलब जड़ों में अगर हम कोई भी पानी देते हैं या कोई भी पोषक तत्व डालते हैं तो वो पौधों के तने तक पहुंचाने का कार्य करती है, तो संवहन। और चौथा हो जाएगा विशेष कार्य। अब विशेष कार्य में कुछ जड़ी जैसे भोजन का संचय करती है, प्रकाश संश्लेषण करती है, श्वसन करती है, पोषण करती है, जनन करती है, सहारा देती है। तो ये सब मतलब विशेष। तो आप सबको जड़ों के कार्य याद रखना, स्थिरीकरण, अवशोषण, संवहन और स्पेशल जो वर्क होते हैं, भोजन संचय करना, प्रकाश संश्लेषण, ये हो जाए जड़ों। अब देखिए इतना आप सबको। अब आ जाता है जड़ों के रूपांतरण, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स। अब जड़ों के रूपांतरण अगर देखा जाए, मुख्य रूप से जड़ों के रूपांतरण कितने हैं? मुख्य रूप से जड़ों के रूपांतरण के 3 कार्य होते हैं। जो जड़ें रूपांतरित होती हैं उनके मुख्य रूप से 3 कार्य होते हैं। पहले क्या होता है? खाद्य पदार्थों को एकत्रित करना, जिसके कारण वह फूलकर मोटी हो जाती है। आप सभी देखे होंगे कि जो जड़ें होती हैं वो खाद्य पदार्थ यानी पोषक तत्वों को एकत्रित करती हैं, जिसके कारण वो फूलकर मोटी हो जाती है। दूसरा आ जाता है, ये पौधों को अतिरिक्त यांत्रिक सहायता प्रदान करने। ये जड़ें जो होती हैं वो स्पेशल जो जड़ें होती हैं पौधों को सहायता प्रदान करती हैं। अब जैसे सहारा देना, इसके लिए विभिन्न आकार बनाती हैं। अब कुछ विशेष जैविक कार्य, तो जैसे विशेष जैविक कार्य क्या होता है? 1 वर्ष से अधिक समय तक जीवित रहने के लिए बहुवर्षीयता या कायिक प्रवर्धन या शोषण या प्रकाश संश्लेषण की आवश्यकता होती है। तो अगर पूछ ले रूपांतरित जड़ों के कार्य क्या होते हैं, तो रूपांतरित जड़ों के कार्य ये हो जाएंगे। हमने आप सबको बता दिया, खाद्य पदार्थों को एकत्रित करके फूलकर मोटी हो जाती हैं, पौधों को अतिरिक्त सहायता प्रदान करना, विशेष कार्य जैसे हुए अगर 1 वर्ष से अधिक पौधों को जीवित रखना तो उसमें कायिक प्रवर्धन, शोषण तथा प्रकाश संश्लेषण के कार्य होते हैं। ये हमारे हो गए जड़ क्या होता है, जड़ें कितने प्रकार के होते हैं और जड़ों के कार्य क्या होते हैं, और रूपांतरित जड़ों के कार्य क्या होते हैं। अब अगला हमारा आ जाता है खाद्य पदार्थों के संचित के लिए रूपांतरित जड़ें। अगर पूछ लेगा खाद्य पदार्थों को संचित करने वाली जड़ें कौन कौन सी होती हैं, तो ये 2 प्रकार की होती है। खाद्य पदार्थों को संचित करने वाली जड़ें 2 प्रकार की होती हैं। तो नंबर 1 मूसला जड़ें हो जाएगी, नंबर 2 उपस्थानिक जड़ें। अब देखिए ये 2 प्रकार की, पहला हो जाए मूसला जड़ों में भोजन संचित होना। अब मूसला जड़ों में कौन सी आ जाती है? अगर पूछ लेता मूसला जड़ें कौन कौन सी होती हैं, तो पहला हो जाएगा तर्क रूपी जड़ें किस में पाई जाती हैं? तर्क रूपी जड़ें जो होती है वो मूसला जड़ें होती है। अब तर्क रूपी जड़ें क्या होती है इसके बारे में आप सबको हम बताते हैं। या जड़ तर्क या तकवे या स्पेंडल के आकार की, अर्थात बीच में मोटा तथा दोनों सिरारों यानी दोनों किनारों या दोनों सिरों पर पतली होती। अब जैसे आप सभी लोग देखे होंगे मूली, अगर पूछ लेता तर्क रूपी जड़ें किस में पाई जाती है, तो मूली में पाई जाती है। ये जो होती है दोनों किनारों पर पतली होती और ये बीच में मोटी होती है। ये देखिए बीच में मोटी तथा दोनों सिरों पर ये पतली होती है। तो ये हमारी तर्क रूपी जड़ें, जिसे बोला जाता है फ्यूजीफार्म। तो ये हमारे किस में होती है? राइडिस यानी मूली में होती है। सेकंड, अब देखिए यहाँ पर मूली आप सभी लोग देख सकते हैं, तर्क रूपी जड़ें। देखिए मूली आप सभी लोग देखिए, ये मूल पण है, संक्षिप्त तना है, बीज पत्र, धार, स्तंभ। अब देखिए मूली यहाँ पर दिया है लास्ट में किनारे में, तर्क रूपी मूसला जो मूली में पाई जाती है। ये देखिए बीच में मोटा और दोनों किनारों पर पतला है, तो इसलिए तर्क रूपी जड़ें क्या होती है? मूली में पाई जाती हैं। अब दूसरा हमारा था कुंभ रूपी जड़ें। क्या हो जाएगा? कुंभ रूपी जड़ें। अब कुंभ रूपी जड़ें क्या होती हैं? इस जड़ का ऊपरी भाग बहुत मोटा, गोल, किंतु गेंद के आकार का होता है। यानी कुंभ रूपी जड़ें जो होती हैं, इस जड़ का जो ऊपरी भाग बहुत मोटा होता है, गोल होता है तथा गेंद के आकार का होता है। कैसा होता है? गेंद के आकार, तथा नीचे की ओर ये जड़ें साफ पतली होती, तथा नीचे की ओर ये पतली होती हैं। अब देखिए किस में पाई जाती है कुंभ रूपी जड़ें? नेपिफार्म, सलजम तथा चुकंदर में। किस में पाई जाती है? सलजम तथा चुकंदर में पाई जाती। तो ये आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, सलजम ये हमारा हो गया। कुंभ रूपी जड़ें किस में पाई जाती है? तो सलजम में पाई जाती। किस में पाई जाती है? सलजम में पाई जाती। तो पहला शंख रूपी जड़ें, दोनों किनारों पर जो पतली होती है और बीच में मोटी, शंख रूपी जड़ें मूली में पाई जाती है। कुंभ रूपी जड़ें ये जो होता है बीच में गेंद के आकार का होता है। क्या होता है? इसका ऊपरी भाग भी मोटा होता है और ये बीच में गेंद के आकार का होता है। इससे कुंभ रूपी जड़ें ये सलजम और चुकंदर में पाई जाती हैं। अब तीसरा हमारा आ जाता है शंख रूपी जड़ें।
तो शंख रूपी कोनिकल रूट्स जिसे बोला जाता है। तो शंख रूपी जड़ें देखिए शंख के आकार की होती है। अब यहाँ पर देखिए ये जड़ें शंख के समान के आधार पर्याप्त मोटी यानी आधार पर पर्याप्त मोटी तथा आगे की ओर धीरे धीरे पतली हो जाती है, जैसे गाजर। तो शंख रूपी जड़ें किस में पाई जाती है? गाजर। अब यहाँ पर देखिए गाजर लास्ट में दिया 2.5 चित्र नंबर में। तो शंख रूपी जड़ें जो होती है किस में पाई जाती है? गाजर में। अब यह इसका फिगर आप सभी लोग बना सकते हैं। तो जितने महत्वपूर्ण थे देखिए ये हमारे मूसला जड़ें। अगर पूछ लेगा मूसला जड़ों के अंतर्गत कौन कौन से आती हैं? तर्क रूपी जड़ें हो जाएगा, कुंभ रूपी देखिए तर्क रूपी जड़ें हो जाएगा, मूसला जड़ों के अंतर्गत कुंभ रूपी जड़ें हो जाएगा और शंख रूपी जड़ें हो जाएगा। और कंदिल जड़ें अगर आप याद कर सकते हैं, कंदिल गुच्छ हो जाएगा। जब मोटी तथा मांसल जड़ें का कोई निश्चित आकार नहीं होता तो उसे कंदिल जड़ें कहा जाती है, जैसे हमारा शकरकंद में पाया जाता है। गुलाबास हो जाएगा, गुलाबास मिराबिलिस जलापज जिसे बोला जाता है ये। तो इसमें क्या होता है, इनके कोई मतलब जड़ों का कोई आकार नहीं होता। तो ये हमारे हो गए यानी मूसला जड़ें। तो जितने भी स्टूडेंट इस यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। अब इसके बाद जितना जो भी बचा सेकंड चैप्टर का उसको भी उपलब्ध कराएंगे। जो भी स्टूडेंट नहीं देखे, हमने कम से कम आप सबको बॉटनी के 10 लेक्चर उपलब्ध करा दिए हैं। तो आप सभी लोग हमारे वीडियो के प्ले लिस्ट में जाकर बॉटनी की जो आपकी उस बोर्ड पेपर प्लस कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोनों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप सभी लोग वीडियो के प्ले लिस्ट में जाकर मतलब वहाँ पर देख कर आप सभी लोग तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।